गोरी बहू के काले ससुराल वाले। नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, ना तो मेरा फैसला बदलेगा और ना ही मैं उस अंधेर नगरी में रहने वाले काले ससुराल वालों की बहू बनूंगी। शनाया, मैं सुरेंद्र को वचन दे चुका हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो मेरे बचपन के दोस्त सुरेंद्र के बेटे शेखर के साथ ही होगी। अब या तो इस घर में तुम्हारी डोली उठेगी या तुम्हारे डैडी की अर्थी। स्वराज शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। पत्नी की मौत के बाद स्वराज ने शनाया को खुद ही पाला पोसा। उसने भरसक अपनी बेटी को भली परवरिश के साथ संस्कार से बांधने की कोशिश की। बावजूद इसके शनाया की सोच काले इंसान के प्रति इस कदर हो गई कि ना तो वह अपनी दोस्ती में काले इंसान को शामिल होने देती, न काले कपड़े। वो कथन तो आप सभी ने सुना होगा, हम जिस चीज से दुख जितना दूर भागते हैं वही हमारे जीवन में कुछ इस कदर शामिल हो जाता है कि हम सोच नहीं सकते। कुछ ऐसा ही शनाया के साथ भी हुआ, जब बिना उसकी मंजूरी के उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय हो गई जहां रहने वाले सभी व्यक्ति काले थे। दुल्हन के लिबास में सजी धजी शनाया शादी के मंडप में बैठे हुए मन में कहती है, ओह गॉड, पति काला, सास काली, ननद काली, इन काले ससुराल वालों को देखकर मुझे कुड़न हो रही है। अरे जब एडमिन ही ब्लैक टी है तो ग्रुप कैसे गोरा निकलेगा। कसम है मुझे अपने चेहरे की ब्यूटी की। अगर बहू बनकर मैंने इन सो कॉल्ड ब्लैक टी ससुराल वालों की सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी शनाया नहीं। 7 फेरों के साथ शनाया और शेखर शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है शनाया के ससुराल का सफर। ससुराल की चौखट पर खड़ी शनाया का स्वागत सत्कार करते हुए उसकी सास कहती है, बहू इस अक्षत कलश को अपने दाहिने कदमों से उड़ेलकर इस घर को अपनी रोशनी से उजागर कर दे। शनाया कलश को जोरदार कदमों से गिराकर भीतर आकर कहती है, 100% सच कहा सासू माँ, इस घर को रोशनी की सख्त जरूरत है। आखिरकार इतने काले लोग जो रहते हैं, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अमावस की अंधेरी रात इसी घर में शुरू होती है। ये सुनकर शेखर के सब्र का बांध टूट जाता है और वह कहता है, शनाया बिहेव योरसेल्फ, तुम अपने ससुराल की बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बेरुखी से बात करने की। बात को बिगड़ता देखकर कलावती बीच में कहती है, कोई ना, बहू को कमरे तक छोड़ कर आ। इसके बाद कलावती शेखर को समझाते हुए कहती है, शेखर, रिश्तों की डोर कच्चे धागे के जैसी होती है। ये केवल मधुरता के पाती से बंधी होती है। बुरी बातों की खींचातानी अक्सर रिश्तों के डोर को तोड़ देती है। शायद बहू शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई थी, इसलिए ये सब कह दिया। जा बहू, तेरी बाट जो हो रही होगी। शेखर अपने कमरे में दस्तक देता है जहां शनाया शीशे के आगे खड़ी होती है। वह जैसे ही उसे गले से लगाता है, शीशे में शेखर का काला चेहरा देखते ही शनाया गुस्से से बिलबिलाकर उसे दूर धकेल देती है। क्या हुआ शनाया, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? मुझे छूने का हक तुम्हें किसने दिया? शनाया, अग्नि के 7 फेरे लेकर तुमने खुद ये हक मुझे दिया है। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति माई फुट, जिस तरह कौवे और हंस का कोई मेल जोल नहीं, तुम्हारा और मेरा भी कोई मेल नहीं। पति तो दूर, तुम तो मेरे पैरों की धूल बराबर भी नहीं। खबरदार जो फिर कभी अपने काले हाथों से मुझे छुआ, तुम ताउम्र एक कुंवारे शादीशुदा रहोगे। यही तुम्हारे कालेपन की सजा है। गोरेपन का गुमान दिखाकर शनाया शेखर के सारे अरमान को छिन्न भिन्न कर देती है। अगली सुबह सवेरे के 10 बज गए, बहू अब तक नहीं जागी। कोहिना, जा जरा भाभी को जरा देख कर तो आ। कोहिना कदम बढ़ाने वाली ही थी कि शनाया शॉर्ट नाइटी पहने हुए सीढ़ियां उतरती हुई हॉल में आती है। अरे बहू, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं तूने? क्यों सासू माँ, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? डैडी के घर में मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। भाभी, तब आप एक बेटी थी, मगर अब आप इस घर की बहू हैं। बहू का ऐसे कपड़े पहनना ससुराल में शोभा नहीं देता। प्लीज बंद करो ये लंबा चौड़ा लेक्चर। तुम दोनों काली कलूटी माँ बेटी साफ सीधे ये क्यों नहीं कहती कि इस शॉर्ट ड्रेस में मेरा गोरा सुंदर शरीर देखकर तुम्हें अपने काले रंग को लेकर कुढ़न हो रही है? कड़वा लगा ना, मगर यही सच है। ये सुनकर शनाया का ससुर सुरेंद्र बीच में बोलता है, बहू, ये क्या सलीका है अपनी सास से बात करने का? रूप का इतना गुरूर और गुमान अच्छा नहीं होता। क्यों ना करूं मैं अपने गोरेपन का गुरूर? मेरा चेहरा चांद से कम नहीं। शायद तो भूल गई है बहू, जगत को अपनी चमक से उजागर करने वाले चांद में भी दाग है। ससुर की इस बात के आगे बहू चुप्पी साधने पर मजबूर हो जाती है। समय गुजर जाता है। गोरी बहू किसी न किसी बहाने से अपने काले ससुराल वालों को जली कटी बातें सुनाया करती। एक सांझ की बात है, कोहिना अपनी भाभी के पास आकर हिचकते हुए कहती है, शनाया भाभी, वो कल मेरे कॉलेज का आखिरी दिन है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के कारण कल फेयरवेल पार्टी है।
प्लीज क्या आप मेरा मेकअप कर देंगी? ये सुनकर शनाया अपनी ननद के कालेपन का ठट्ठा उड़ाते हुए कहती है, क्या कहा? मेकअप? और तुम्हारे काले अंधेरे चेहरे पर मैं चाहे लाख लीपापति क्यों ना कर लूं, उसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे के काले पक्के रंग की काया पलट करना नामुमकिन है। बेमतलब मन की मिठाइयां खाने से भला अपने काले सूरत को किस्मत समझ लो। अपने सांवले सूरत पर शनाया की बुरी टिप्पणी सुनकर कोहिना का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह टूटे मन से उस कमरे से निकल जाती है। गुजरते समय के साथ गोरी बहू का गुमान बालू की उस बुलंदी पर जा पहुंचा जो एक झोंके से बिखर जाता है। अपने रूप की और ज्यादा निखारने और संवारने की आतुरता में शनाया भांति भांति के मेकअप प्रोडक्ट लगाती है, मगर किसे खबर थी कि अब जो होने वाला था वह बेहद अलग था। एड की देखा देखी वह एक ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाती है। यस, अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट कल सुबह तक मेरा रूप और ज्यादा सुंदर कर देगा, जिसके बाद मैं गोरी बहू अपने दमकते चमकते चेहरे से अपने काले ससुराल वालों का जिया चलाऊंगी और साथ ही मेरे सुंदर चेहरे को सोंझे देखकर मेरे काले पति के दिल पर भी छुरियां चलेंगी। इस सोच के साथ वह ब्यूटी प्रोडक्ट लगाकर सो जाती है, मगर सवेरे जब वह शीशे के सामने खड़ी होती है तो अपने सुंदर रूप पर चितकबरे चकत्ते देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। फौरन ही उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा चेहरा। शोरगुल सुनकर सभी वहां जुट जाते हैं और कलावती कहती है, अरे ये शोरगुल कैसा है? अरे बहू, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? लाख कोशिश के बावजूद शनाया अपने चेहरे को पहले की तरह सुंदर करने में असफल रहती है। नहीं, मैं इस कुरूप चेहरे के बोझ के साथ नहीं जी सकती, इससे बेहतर मेरा मर जाना है। शनाया शांत हो जाओ, तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी तुम ही मेरी बीवी और इस घर की बहू रहोगी। बहू धीरज धर, कोई ना जाकर हल्दी चंदन का लेप बना, शायद ये दाग धब्बे उससे हट जाए। कोई ना फौरन लेप तैयार करके अपनी भाभी के चेहरे पर उस लेप को लगाकर 2-3 दफा लगाती है, जिससे शनाया की खोई हुई सुंदरता लौट आती है, मगर शर्मिंदगी से झुका उसका सर जमीन में गड़ने को हो रहा था। शादी के पहले दिन से मैंने अपने गोरे रूप का गुमान दिखाने के साथ अपने कटु कड़वे शब्द से आप सभी जन को ठेस पहुंचाई। शायद उसी की सजा ईश्वर ने मुझे सबक के तौर पर दी थी। मैंने जो किया वह माफी के काबिल नहीं, मगर मैं आप सभी से एक मौका चाहती हूँ ताकि मैं एक बहू, बीवी और भाभी होने का फर्ज निभा सकूं। बहू, रिश्तों में तकरार लाजमी है, तुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, यही बड़ी बात है। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अब शनाया का नजरिया पूरे तौर से बदल चुका था। उसने ना सिर्फ ससुराल के सभी रिश्ते समेटे, बल्कि बहू बनकर ससुराल की बागडोर भी बखूबी संभालने लगी। 4 विधवा बहू का एक पति। सफेद साड़ी में 4 औरतें हाथ में डंडा लिए एक पति पत्नी को मार रही थी। अरे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी जो तुमने हमारे साथ ये सब किया? यही तो मैं सोच रही हूँ, ये आदमी क्यों 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 औरतों को बेवकूफ बना गया। और इस आदमी को तो छोड़ो, उस औरत ने भी औरत होकर हमें धोखा दिया। आज तो हम उन्हें मार मार कर घायल कर देंगे। अरे हमें छोड़ दो, माफ कर दो, हमें बख्श दो, जाने दो। तुम दोनों इसी के लायक हो, और पिटो। इमली के ये कहते ही तीनों औरतें डंडा लेकर और उन दोनों पर बरस पड़ती हैं। आखिर ये दोनों इन चारों औरतों से क्यों मार खा रहे थे और किस चीज की माफी मांग रहे थे? क्या उस आदमी का उन चारों औरतों से कोई संबंध था? आखिर पूरी बात क्या थी? जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। 1 साल पहले की बात है। हानिश ने बड़े धूमधाम के साथ फाल्गुनी से गांव में शादी की थी। उसे अपने घर में लाने के बाद वो बड़े सुख की जिंदगी काट रहा था। शादी के 1 हफ्ते बाद ही उसका हाथ पकड़कर वो कहता है, फाल्गुनी, तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो जो अपने पति का बहुत ख्याल रखती हो। मैं तो तुम्हें पाकर धन्य ही हो गया हूँ। मैं अगर अच्छी पत्नी हूँ तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भी एक बहुत अच्छे पति हैं। आप भी मेरा उतना ही ख्याल रखते हैं। आइए ना, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं नाश्ते में। अरे ये तो मेरी फेवरेट है। तभी फाल्गुनी उसे अपने हाथ से पराठे खिलाती है। वक्त गुजरता है, इस तरह दोनों पति पत्नी खुश रहते हैं। एक दिन उदास चेहरा लिए हनीश उससे कहता है, अरे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, लुट गया मैं। अब अपनी पत्नी के साथ कैसे जीवन बिताऊंगा? हनीश जी,
आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? क्या बताऊं फाल्गुनी, मैं अपने बॉस के साथ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो पैसे मुझसे चोरी हो गए। अगर मैंने उन्हें नहीं वापस लौटाए तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा है, कहां से लाऊं मैं 3 लाख रुपए। क्या 3 लाख? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास शादी के कुछ गहने हैं, वो इस मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे। नहीं नहीं फाल्गुनी, मैं तुमसे शादी के गहने कैसे ले सकता हूँ? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मछली कांटे में फंस गई। अब मैं यहाँ से भागने के लिए तैयार हूँ। कितनी बेवकूफ औरत है ये। हनीश के मगरमच्छ के आंसू देखकर फाल्गुनी उसे अपने शादी के सारे जेवर लाकर दे देती है, जिसे लेकर वो चला जाता है। सुबह से रात हो जाती है पर हनीश वापस नहीं आता। तभी हनीश ऑफिस से हनीश का दोस्त जो कि उससे मिला हुआ था वो फाल्गुनी को कॉल करके कहता है, भाभी जी मैं हनीश का दोस्त बोल रहा हूँ। वो भैया जी। अरे आप इतना रो रो कर क्यों बोल रहे हैं? आखिर क्या हुआ उन्हें? साफ साफ कहिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाभी जी भैया का एक्सीडेंट हो गया है। एक गाड़ी वाले ने सुबह उन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो पैसे के साथ गहरी नदी में गिरकर बह गए। उनकी लाश को ढूंढा पर शायद पानी के बहाव में हमेशा के लिए बह गए। आप विधवा हो गई भाभी जी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं विधवा नहीं हो सकती। ये सुनते ही फाल्गुनी सदमे से अपनी चूड़ियां तोड़कर अपना सिंदूर उजाड़ देती है। सब बर्बाद हो गया, अब मैं कहीं की नहीं रही। हनीश जी मुझसे कितना प्यार करते थे, कैसे जीऊंगी अब मैं? उसकी ये हालत देखकर गांव की औरतें उसे संभालती हैं। वहीं दूसरी ओर हनीश इमली नाम की लड़की को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेता है और एक दिन कहता है, इमली तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो कि समझ नहीं आता तुम्हारी तारीफ करूं या तुम्हारे हाथों की। अब बस भी कीजिए, और कितना मक्खन लगाएंगे? क्या करूं, बीवी इतनी प्यारी और हसीन है कि उससे चिपड़ी चिकनी बातें करने का मन करता है। कुछ दिनों में ही हनीश इमली का विश्वास जीत लेता है और सोते वक्त कहता है, इस मछली के साथ भी 3 महीने बीत गए, अब इसे खजाना लेकर छोड़ने का वक्त आ गया है। नींद में इमली कहती है, हनीश जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ओहो डार्लिंग, पर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा और तुम्हें मेरा विधवा बनना होगा। और तभी हनीश अपनी अगली चाल चलते हुए अपने मुंह से खून उगलता है। इमली इमली। हनीश जी ये आपको क्या हुआ? आपके मुंह से खून क्यों निकल रहा है? मुझे माफ करना इमली, मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपाई। दरअसल मुझे कैंसर है और मैं दूसरे स्टेज पर हूँ। अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। कितने पैसे चाहिए आपके इलाज के लिए? मैं आपको पैसे दूंगी। घबराहट में इमली मनीष को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां हनीश से मिला हुआ डॉक्टर उससे 4 लाख रुपए की डिमांड करता है और वो पैसे लेने के बाद एक बार फिर मरने का नाटक करता है। इमली उसकी आखिरी बार शक्ल देखने के लिए कहती है पर डॉक्टर मना कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं विधवा नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब मेरे पति को ठीक कर दीजिए। सॉरी, अब आपके पति नहीं रहे, खुद को संभालिए। उसके जाल में फंसकर इमली किसी और की बॉडी का अंतिम संस्कार करती है। अरे सारांश, तूने डॉक्टर बनकर इसको क्या पागल बनाया है। मानना पड़ेगा तेरी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। वो तो है, आखिर दोस्त किसका हूँ, तेरा। हनीश की साजिश यही खत्म नहीं हुई। इमली को झूठा विधवा बनाने के बाद वो पास के गांव में शिल्पा से शादी करता है। उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर पैसे लूटने के बाद यहाँ भी खाई में मरने का नाटक करता है और शिल्पा को विधवा बनाकर गायब हो जाता है। इसके बाद भी हनीश का मन नहीं भरता और वो पैसों के लिए प्रीति को भी बिल्कुल वैसे ही फंसाता है जैसे उसने पहले तीनों लड़कियों को फंसाकर उनके लाखों रुपयों को लूटा था और अपनी झूठी मौत की खबर को साबित करके फरार हो गया था। तभी कार में उसकी असली पत्नी पूर्वा का कॉल आता है। अरे हनीश और प्रियांश, तुम कहाँ रह गए हो? जानते हो ना हमें निकलना है, और मेरा भाई तुम्हारा नकली दोस्त सारांश कहाँ है? अरे वो तो यही है, अभी बस अपनी आखिरी मुर्गी को दाना डालकर निकला हूँ। तुम मानोगी नहीं पूर्वा, हमने इस प्लान से कितने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। तुम जानते तो हो ना, ये प्लान मेरा था, वर्क तो करना ही था। हाँ जानता हूँ,
अच्छा सुनो, मुझे उसी पास के गांव से लाख की चूड़ी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। जाने से पहले मैं वहाँ आना चाहती हूँ। अरे बट गांव में ऐसे जाना खतरे से खाली नहीं है। हनीश की बात सुनकर पूर्वा जिद करने लगती है और उसकी जिद को पूरा करने के लिए हनीश पूर्वा को लेकर उसी गांव में लाख की चूड़ी खरीदने आता है। बदकिस्मती से चारों विधवा उधर ही होती हैं और एक ही वक्त पर हनीश को देखकर कहती हैं, हनीश जी, वो जिंदा है? मेरे पति जिंदा है, पर इनके साथ ये लड़की कौन है? हनीश, तुम जिंदा हो? शुक्र है भगवान का, उन्होंने मेरे पति को जिंदा भेज दिया। पर ये लड़की कौन है जो इनका हाथ पकड़कर सामान खरीद रही है? कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? उसकी चारों विधवा पत्नी उसे जिंदा किसी और लड़की के साथ देखकर रह नहीं पाती और एक साथ उसके पास आकर उसे पुकारती हैं। हनीश जी, आप जिंदा हैं? हनीश जी, आप जिंदा हैं? हनीश जी, आप जिंदा हैं? चारों का एक साथ देखकर हनीश के चारों चित्त खाली हो जाते हैं। मर गया? चारों एक साथ एक ही जगह पर, वो भी मेरी असली बीवी के साथ। क्या बोला तुमने? और तुम इनका नाम कैसे जानती हो? वो मेरे पति हैं, तो जानूंगी कैसे नहीं। कुछ वक्त पहले इनकी मौत हो गई थी, पर शुक्र है भगवान ने इन्हें मेरे पास भेज दिया। क्या बकवास है? ये मेरे पति हैं, मेरे साथ रहते थे। तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे पति हैं, उन्होंने मुझसे शादी की थी और मैं इनकी विधवा थी। तीनों पागल हो गई हो, इनकी शादी मुझसे हुई है, मेरे पति हैं ये। नहीं नहीं, मेरे पति हैं ये। हनीश, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये चारों? अरे ये वही चारों विधवा हैं जिन्हें मैंने चूना लगाया है पैसों के लिए। अरे पता नहीं ये एक साथ चारों यहाँ कैसे आ गई। चलो निकलते हैं, इन्हें लड़ने दो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हम चारों को बेवकूफ बनाया, हमें विधवा जीने पर मजबूर किया, और ये तुम्हारी असली बीवी है ना, जिसके साथ तुमने ये सब किया? हाँ, मैंने ये सब किया है। हनीश के मुंह से सच सुनकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सुनकर चारों गुस्से से उन्हें डंडा उठाकर मारती हैं। पर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से हम चारों ने प्यार की झूठी और सच्चाई की विधवा जिंदगी जी है। हाय 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 हाय, बहुत लग रही है। अरे अरे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है, जिसकी माफी भी नहीं है। पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ। तभी फाल्गुनी पुलिस वालों को कॉल कर देती है, जिसके बाद पुलिस उन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। साथ ही उनके लुटे हुए पैसे भी उन्हें वापस करती है। फिर चारों औरतें फिर से एक नई जिंदगी जीती हैं। सास के 3 नौकर दामाद। अरे राधा, अपनी माँ को मनाओ ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तीनों भाई तुम तीनों बहनों से शादी कैसे करेंगे? अरे हमारी माँ नहीं मान रही। कितनी बार तो हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें तो केवल घर जमाई ही चाहिए। अगर तुम तीनों हमारे घर में घर जमाई नहीं बनोगे तो हमारी माँ तुमसे हमारी शादी नहीं करवाएगी। हाँ, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तीनों को हमसे शादी करने के लिए घर जमाई बनना तो पड़ेगा ही। मैंने कल माँ को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा था। अगर हमने दोबारा से उनके सामने अपनी शादी की बात की और कहा कि हमें तुम्हारे साथ रहना है, तो वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और हमारी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर हमने उनकी बात ही नहीं मानी तो हम लोग अच्छी बेटी कैसे कहलाएंगी? अरे तो ऐसे तो हम तीनों भाई कुंवारे ही रह जाएंगे। तुम तीनों समझती क्यों नहीं हो? अपनी माँ को समझाओ। अरे भाइयों, मान जाओ तुम दोनों, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ अभी शादी कर लो। शादी के बाद कुछ ही समय में हम लोग अपनी नौकरियों का बहाना लगाकर घर से बाहर रहने के लिए निकल जाएंगे और साथ में अपनी अपनी पत्नियों को भी ले चलेंगे। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमें ऐसे ही करना चाहिए और फिर हम बाहर रहकर अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके लिए एक नौकरानी भी रख लेंगे। हाँ हाँ, सही बात है। जब हमारी माँ के पास एक नौकरानी होगी तो हमें उनकी ज्यादा चिंता भी नहीं होगी। तो भी ठीक है, आज रात तुम तीनों घर पर आ जाना। माँ से हम अपने आप बात कर लेंगे और तुम घर जमाई बनने के लिए उन्हें हाँ कर देना। लीला और मोहिनी तीनों बहनें करण, राहुल और राघव तीनों भाइयों से प्रेम करती थीं। वो सब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ये होने नहीं दे रही थी। जैसे ही रात होती है, करण, राघव और राहुल तीनों अपनी होने वाली पत्नियों की माँ मधुबाला से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी राघव अपनी सास मधुबाला से कहता है, माँ जी, आप तो जानती ही हो कि हम तीनों भाई आपकी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं और आपकी तीनों बेटियां आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इसलिए हम तीनों भाइयों ने घर जमाई बनने का फैसला कर लिया है।
आज से हम तीनों इसी घर में रहेंगे। अरे अगर तुम तीनों तैयार हो घर जमाई बनने के लिए तो मुझे क्या आपत्ति है। मेरी बेटियां मेरी आंखों के सामने रहेंगी, मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मधुबाला इस बात से बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन वो अपनी तीनों बेटियों की शादी करण, राहुल और राघव से करवा देती है। जिसके बाद वो तीनों शादी करके अपनी अपनी तीनों पत्नियों राधा, लीला और मोहिनी के घर आ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है वैसे वैसे घर की सिचुएशन चेंज होने लगती है। एक दिन मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है, इसलिए वो अपने तीनों दामादों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो तुम तीनों बहुत अच्छे हो। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें लेकर बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर पर रहना और हमारे आने से पहले घर की साफ सफाई और खाना और साथ में कपड़े भी धो लेना। याद रहे कि ये सारे काम हमारे आने से पहले हो जाने चाहिए। मधुबाला की सारी बातें सुनकर वो तीनों बेचारे अचंभित रह जाते हैं और अपनी सास की शक्ल देखते रह जाते हैं। तभी राघव अपनी सास से कहता है, लेकिन माँ जी, हमें भी तो ऑफिस जाना है। अगर हम लोग ऑफिस नहीं गए तो हमारी नौकरी पर बात आ सकती है। देखो आज तुम्हें एक दिन की छुट्टी करनी ही होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोग सोच सकते हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उन तीनों भाइयों को ना चाहते हुए भी घर के काम करने पड़ जाते हैं। मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखने निकल पड़ती है। जैसे ही शाम को वो सभी वापस लौटते हैं तो उनके आने से पहले घर की सारी सफाई हो चुकी होती है, कपड़े धुलकर इस्त्री हो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाना बनकर खाने की टेबल पर रखा होता है। तभी तीनों भाई अपनी तीनों पत्नियों के लिए चेयर खींचकर उनसे कहते हैं, आओ मोहिनी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद की बिरयानी बनाई है। आओ लीला, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। आओ राधा, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का सारा फास्ट फूड बनाया है। और माँ जी, आपके लिए हमने खिचड़ी, दलिया और सलाद भी बनाई है। आप सब अपना खाना अच्छे से खाइएगा। जैसे ही अनुराधा अपने सामने खिचड़ी और दलिया देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर उन तीनों की पत्नियां राधा, लीला, मोहिनी उन तीनों से कहती हैं, तुमने हमारी माँ के लिए तो कुछ अच्छा सा बनाया ही नहीं। मैं तो जानती ही थी कि तुम हमारी माँ का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते। बस यही दिन तो देखना रह गया था, इसीलिए हमारी माँ तुम तीनों से शादी नहीं करवाना चाहती थी। ऐसा कहकर वो तीनों भी बिना कुछ खाए अपने अपने कमरों में आकर सो जाती हैं। ये सब देखकर वो तीनों भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो आपस में बात करने लगते हैं। मैं तो जानता ही था, अगर हम लोग घर जमाई बन गए तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हम लोग क्या करें? राघव, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है, हमें इन चारों को अच्छा सबक सिखाना होगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे राहुल? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी सास को किडनैप करवा दें और ये काम हम अपने दोस्त, खास दोस्त अमित से करवा सकते हैं। वो इस काम को बहुत अच्छे से करेगा। राहुल की बात मानकर राघव और करण अमित को बुला लेते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। 2 दिन बाद जैसे ही मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ घूमने के लिए बाहर निकलती है, अमित अपनी गाड़ी में किसी तरह उन्हें किडनैप करके ले जाता है और एक सुनसान जगह ले जाकर पहुंच जाता है, जहां वो मधुबाला के हाथ पैर बांधकर उसे कुर्सी पर बिठा देता है। तभी मधुबाला अमित से कहती है, अरे कौन हो तुम? हमें किडनैप करके यहाँ क्यों लेकर आए हो? भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने तो हमारे मोहल्ले का माहौल ही बदल दिया है। अरे तेरे जैसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुझे पता है तूने मर्द जात के ऊपर कितना अत्याचार कर रखा है? तेरी वजह से वो बेचारे तीनों मर्द दिन रात घर में औरतों की तरह काम करते रहते हैं। ऊपर से तू अपने ही दामादों से अपने पैर दबाती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तेरी वजह से मोहल्ले में कई औरतों ने ऐसा शुरू कर दिया है, लेकिन अब उन्हें सबक तभी मिलेगा जब तुझे हम मार देंगे, समझी? नहीं नहीं, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अमित उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां मधुबाला के तीनों दामाद पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मधुबाला कहती है, अरे करण, राहुल, राघव, तुम तीनों आ गए। मेरी मदद करो, इनसे हमें बचा लो, ये हमें मारना चाहते हैं। क्यों सासू माँ, अब मजा आ रहा है ना आपको? जरा हमारे बारे में तो सोचो
कि आप हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती हो। और हाँ, इन्होंने तो मुझसे कपड़े भी धुलवाए हैं। अरे किडनैपर, हमारी पत्नियों को छोड़ दो, लेकिन हमारी सास को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये सुनकर मधुबाला जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम मेरी तीनों बेटियों को अपने साथ ले जाना और उनके साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना। आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। मधुबाला को उसकी गलती का एहसास होने के बाद वो तीनों भाई उसे वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद मधुबाला अपनी तीनों बेटियों को उनके पति के घर विदा कर देती है और वो तीनों अपनी तीनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। बाबूजी, हम पांचों बहनें अभी ब्याह नहीं करना चाहती, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। हाँ बाबूजी, पहले हम बहनों को कुछ बन जाने दीजिए। एक दफा बेटियों के जीवन में बहू की बेड़ियां पड़ने के बाद वो बेटियां जीवन भर बेबस बहू बनकर ससुराल का शासन सहती हैं। लेकिन अगर हम शिक्षित होकर ससुराल जाएंगी तो हमको किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। अरे बंद करो तुम पांचों बहनें ये दकियानूसी दलील देना। सैकड़ों रिश्ते आते हैं और तुम्हारा काला रंग रूप से देखकर ही रफा दफा हो जाते हैं। अरे ऐसे सुनहरे रिश्ते दिया लेकर भी खोजने से नहीं मिलते। गनीमत है कि तुम पांचों काली कमली बहनों की काया से वाकिफ होकर भी कुंती बहन ने दहेज के दाम में एक पैसा नहीं मांगा। ये उनका बड़प्पन है। अपने ये पढ़ने लिखने का शौक शादी के बाद ससुराल में ही पूरा करना। बाबूजी, जब आप बाप होकर हम बहनों के सपने को हमारे सांवले रंग के चलते रौंद रहे हैं, तो सास बहू के सपने क्या ही साकार करेगी। बाबूजी, आज आप दहेज का बचता दाम देख रहे हैं, मगर शादी के बाद जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो उस बेचारी को अबला बनकर सास और पति दोनों का ताना बाना सुनना पड़ता है। सोचिए कैसा लगेगा जब हम पांचों के सावले स्वरूप के कारण हमारे सामने आपकी नाम धराई होती है, तो हम बहनों का कलेजा कितना कचोटेगा। तुम पांचों काली कमली बहनों के खाली खोपड़ी में भूसा भर गया है। तुम चाहे भरसक कोशिश करके देख लो, अगर तुम मेरी बिटिया हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये ब्याह हर हालत में होकर रहेगा। कहते हैं ना, इंसान अपनों से ही हारता है। बुलंद सोच रखने वाली बहनें पिता की मर्जी के आगे अपना सिर झुका देती हैं और पांचों का ब्याह कुंती के बेटों से हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है 5 बहू के ससुराल का सफर। शिखा, सावरी, कविता, काजल, कलकी अपने सुनहरे दाहिने कदम से कलश उड़ेल कर गृह प्रवेश करो। ये सुनकर कुंती का बड़ा बेटा सुनील 5 बहुओं की हंसी उड़ाते हुए कहता है, माँ, शायद आपके शब्द स्वर में कमी रह गई। सुनहरे कदम नहीं, सांवले कदम कहो। आखिरकार 5 बहनें एक ही थाली की चट्टे बट्टी हैं। बोलो तो ब्लैक ब्यूटी। सुनील के बोल बाण बनकर 5 बहुओं के मन को बुरी तौर से तार बघार कर देते हैं। तभी कुंती बात संभालते हुए कहती है, अरे चुप कर मेरे बैल बुद्धि बेटे, भूल मत इन्हीं 5 में से एक तेरी बीवी है। बस करो, आपकी बात मानकर हम 5 भाइयों ने भले ब्याह का बलिदान दे दिया, मगर इन ब्लैक ब्यूटी बहनों को कभी हमारी बीवियों का दर्जा नसीब नहीं होगा। ये कहकर 5 भाई गुस्से से पांव पटकते हुए अपने कमरों का रुख कर लेते हैं और कुंती हिचकिचाते हुए कहती है, बहू, इनकी बातों पर गौर मत करना। मेरे बेटे बस बाहर से नारियल की तरह सख्त हैं, मगर अंदर से उतने ही नरम हैं। शादी ब्याह की भाग दौड़ी में तुम 5 बहुएं थक गई होगी। जाओ, जाकर आराम कर लो। 5 बहुएं अपने अपने कमरे की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जहां कल्की का पति अनिल कहता है, अरे ओ मेरी ब्लैक ब्यूटी बीवी, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर बैठने की? कान खोल कर सुन ले, तेरी जगह मेरे बेडरूम में नहीं उस बाथरूम में है। ये बोरिया बिस्तर उठा और बाथरूम का रास्ता नाप। ये बुरा बर्ताव महज एक बहू के संग न था, बल्कि बाकियों का भी यही हश्र था। गुजरते समय के साथ 5 की शादियों को 1 सप्ताह पार हो गया और एक सांझ। बहू, मैं शादी के बाद से देख रही हूँ कि तुम 5 बड़ी गुमसुम सी रहती हो। अगर कोई बात है तो तुम अपनी सास से साझा कर सकती हो। 5 बहुएं एक दूसरे को एकटक निहारते हुए कहती हैं, नहीं तो माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो तुम हिचकती नहीं। जानती हो, तुम 5 की सांवली सूरत देखकर मैंने तुमको इसलिए अपनी बहू बनाया क्योंकि तुम बिन माँ की बिटिया थी। मगर मेरी बदकिस्मती है कि मेरी सांवली बहुएं अपनी सास को माँ नहीं मानती। कुंती के शब्द सुनकर 5 बहुओं की आंखों से बेबसी की बदरी बरस पड़ती है। माँ जी, शादी की शुरुआत से निस दिन
हम पांचों बहुओं के पति हमारी बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे काले चेहरे से उन्हें कुड़न होती है। माँ जी, इसलिए हम बहुएं इतनी जल्दी ब्याह नहीं कर रही थी। हम खूब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, ताकि भावी भविष्य में हमको अपने पति के पैसे पर आश्रित न होना पड़े। शायद हमारा सांवला रंग रूप हम बहुओं के बेहतर जीवन के लिए श्राप बन गया है। ये सब सुनकर कुंती कहती है, बहू, मैं जानती हूँ कि मेरे बेअकल बेटे तुम्हारे संग इतना बुरा बर्ताव करते हैं, मगर तुम्हारी सास के लिए सीरत के आगे सूरत का कोई मोल नहीं। तुम्हारे सांवले रंग के श्राप को शिक्षा के औजार से तोड़ा जा सकता है। सालों पहले मैं भी बहू बनकर शिक्षा का अरमान लिए ससुराल आई थी, मगर सास के सताव से मेरा सपना कांच की तरह बिखर गया। मगर उस दौर में जो मेरे संग हुआ, तुम्हारी सास वो तुम्हारे संग नहीं दोहराएगी। तुम पांचों अपने आगे की पढ़ाई जारी करो। जब तुम काबिलियत और कामयाबी के शिखर पर खड़ी होगी तो शायद तुम्हारे पति को तुम्हारी कदर समझ आए। सासू माँ, हम बहुएं बकायदा अब तक यही सोचती थी कि सास माँ नहीं बन सकती, मगर ये हम बहुओं का सुनहरा सौभाग्य है जो सास के स्वरूप में हमें आप मिली। पांचों बहुएं अगले ही दिन आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लेती हैं। समय गुजरता है। एक सुबह कुंती उनसे कहती है, बहू, तुम पांचों को छुपते छुपाते कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। अरे तुम कोई चोरी थोड़ी ही कर रही हो। मगर माँ जी, हमारे पतियों को हमारे पढ़ने की बात पता चल गई तो? तुम पांचों को मेरे सपूतों के विषय में सोचने विचारने या उनसे सहम कर रहने की जरूरत नहीं। कुंती की सूझबूझ की बातें उसकी पांचों सावली बहुओं के भीतर घर कर जाती है। सप्ताह भर के भीतर ही उनके पतियों को इस बात की भनक लग जाती है। माँ, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप अपनी काली बहुओं को घर की बागडोर संभालने के बजाय उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज रही हैं। आपकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? क्यों इनकी काली सूरत से समाज को खबर फैलाकर अपने बेटों को रुसवा कर रही हो? हाँ माँ, इससे क्या बदल जाएगा? सास के सहयोग से पांचों बहुएं बुलंद हौसले का याव थामे बिना थके पढ़ती जाती हैं। दिन महीनों के मंजर में गुजरने के साथ पांचों बहुओं का सपना साकार हो जाता है। वो अपने पिता और पति को एक साथ इकट्ठा करती हैं। अरे ऐसी कौन सी खास खबर थी जो तुम पांचों ने अपने बाबूजी को यहाँ बुलाया? अब एक दूसरे की काली काया ही निहारती रहोगी या कहोगी कुछ? मगर इससे बिगड़ भी क्या जाएगा बेटा। हाँ बहू, अब और धीरज नहीं धरा जाता। अपने चेहरे की चमक का कारण बताओ। माँ जी, ये चमक उस सपने के साकार होने की है जिसे हम सालों से देख रहे थे। माँ जी, मैं और सांवरी शिक्षक के पद पर बैठ गई। माँ जी, आज मैं उच्चतम न्यायालय की वकील बन गई। माँ जी, जिस स्कूल में कविता और सांवरी शिक्षक हैं, मुझे उसी स्कूल में प्रिंसिपल का पद प्राप्त हुआ है। माँ जी, मैंने भी पुलिस का पद हासिल किया है। जुग जुग जियो मेरी बहू, आज तुमने अपनी सास का सीना गर्वित कर दिया। माँ जी, हम बहुएं आज इस बुलंदी के शिखर पर केवल आपकी बदौलत हैं। माँ जी, हमारा नसीब तो बाबूजी के फैसले के साथ ही नष्ट हो गया था, मगर आपने न सिर्फ समाज वरन हमारी खातिर अपने खून से भीड़ गई आप। माँ जी, जहाँ ससुराल की सीमा बहुओं के लिए बेड़ियां बन जाती है, आज हमारे आस को हमारी सास ने साकार किया। ये हम काली बहुओं का नसीब है। बस बहू, खुशियाँ तुम्हारी आंखों के बदरी से बनकर बरस रही है। सावरी, अपने बेबाक पति को माफ कर दो। जहाँ हमें तुम्हारे इस सूखड़े सफर में साथ रहना था, हम तुम्हारे विरोध में खड़े थे। मेरी हूँ बुरी सीख से मेरे भाई भी अपनी बीवी से संग बुरा सलूक करते थे, मगर आज हम सभी गर्व से कह सकते हैं कि तुम हमारी बीवी हो। बेटी, अपने बाप को माफ कर दो। मैंने काले रंग के लिए तुम पांचों को कोसा, मगर आज तुम्हारी अहमियत समझ आ चुकी है। तो देखा आपने कैसे एक सास बतौर अपनी 5 सावली बहुओं की हिम्मत बनकर उनके सपने को साकार करके उनके नष्ट हुए नसीब को संवारने में सहयोग करती है। आज भी न जाने कितनी बेटियों का ब्याह उनके सुनहरे जीवन के बीच बेड़ियां बनी बैठी हैं, जिसका श्रेय समाज के बड़े तबके को जाता है। एक व्यक्ति की नजर और नजरिए के बदलाव से कई बेबस बहुओं का सूखड़ा जीवन सुनहरा हो सकता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। इतने घनघोर सन्नाटे में आसमान में एक भूतिया गाय के ऊपर बैठकर चुड़ैल उड़ती हुई गांव की तरफ आ रही होती है। चल मेरी गौरी, आज हम इस गांव के जानवरों को इन गांव वालों की गिरफ्त से दूर ले जाएंगे।
तभी चुड़ैल की भूतिया गाय उड़ती हुई गांव की धरती पर उतरती है, जिसके बाद चुड़ैल गांव के सभी लोगों के घर के बाहर बंधे हुए जानवरों को खोलना शुरू करती है। धीरे धीरे चुड़ैल सभी जानवरों को आजाद कर देती है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। उड़ 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 हद हद उड़। अचानक से गांव के अंदर इतने सारे जानवरों की आवाज सुनते ही गांव के कुछ लोग नींद से जाग जाते हैं और अपने जानवरों को देखने के लिए अपने घर से बाहर आते हैं। अरे अरे, ये क्या, हमारी सभी गाय भैंस कहाँ गईं? अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? तभी नरेंद्र अपने घर से बाहर निकलता है और मोहन को इस तरह घबराते हुए देखता है। ओहो, क्या हुआ मोहन भाई साहब, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? कहीं कोई परेशानी तो नहीं आन पड़ी? अरे भाई नरेंद्र, परेशानी है। मैंने अपनी सभी गाय भैंस को घर के बाहर खूंटे से बांधा था, लेकिन अब एक भी गाय भैंस दिखाई नहीं दे रही है। लगता है कानू हमारी गाय भैंस को चोरी करके ले गया है। राम, भला ऐसा कौन कर सकता है? इस गांव के अंदर तो हर किसी के पास खुद की गाय भैंस है। अरे मुझे अभी दोबारा से गाय भैंसों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। एक काम करो, मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर अपनी गाय भैंस को ढूंढते हैं। नरेंद्र मोहन के साथ आवाज के पीछे पीछे चलने लगता है। देखते ही देखते वो अपनी गाय भैंस के पास पहुंच जाता है। अरे नरेंद्र भाई साहब, जरा देखो, वो रही मेरी गाय भैंस, और तो और उनके बराबर में तुम्हारी भी गाय भैंस खड़ी है। देखा, मैंने कहा था ना, कोई हमारे गांव से हमारी गाय भैंस की चोरी कर रहा है। मोहन इतना कहता ही है कि उसके सामने एक भयानक चुड़ैल अपनी उड़ने वाली गाय के ऊपर बैठकर उसके सामने प्रकट होती है, जिसे देखते ही मोहन के हक्के बक्के छूट जाते हैं। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो भयानक चुड़ैल है। भला एक चुड़ैल गाय के ऊपर कैसे उड़ती हुई आ सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए कहती है, हा 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 हा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी जानवरों को अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी आपस में बात करने लगते हैं। अरे मेरी लीला और मेरी शीतल, अरे दोनों गाय वो चुड़ैल ले गई। अरे पता नहीं उसने मेरी गाय के साथ क्या किया होगा। मुखिया साहब, वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? भला उसे इस गांव के जानवरों से क्या मिलेगा? अरे इसमें मुखिया साहब क्या करेंगे? ये तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी थी जो तुम अपने जानवरों की सुरक्षा नहीं कर पाए। देखो, तुम सभी शांत हो जाओ, मैं कुछ न कुछ करके इस परेशानी का समाधान जरूर करूंगा। उस दिन के बाद से गांव में जब भी कोई जानवर आता तो चुड़ैल रात के समय अपनी भूतिया गाय के ऊपर आसमान में उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती और उस जानवर को अपने साथ भी ले जाती। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक दिन मुखिया अपनी धर्मपत्नी कौशल्या से कहता है, अरे कौशल्या, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरा सिर दबा। ये गांव में जानवरों के गायब होने की दिक्कत ने मुझे हिला कर रख दिया है। अब मैं अपना बिजनेस शहर के लोगों से कैसे करूंगा? कौशल्या चुपचाप तेल लेकर आती है और मुखिया के सर पर लगाते हुए अपने मन ही मन सोचती है, अगर तुमने कुछ गलत न किया होता तो वो चुड़ैल अपनी भूतिया गाय के साथ उड़कर यहाँ नहीं आई होती। अरे कौशल्या, तुमने मुझसे कुछ कहा है क्या? भला मैं क्यों आपसे कुछ कहने लगी? अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए। मेरी मानो तो किसी तांत्रिक या अघोरी बाबा से मिल लो और वही इस परेशानी का समाधान कर सकते हैं। कौशल्या की बात सुनकर गांव का मुखिया जंगलों के अंदर एक अघोरी बाबा के पास जाता है और उसे अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताता है। दरअसल मुझसे मेरे भूतकाल में एक गलती हो गई। मैंने एक बेगुनाह जानवर और एक औरत की हत्या कर दी। ये उस समय की बात है जब कमला भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन उस बेचारी को कोई भीख नहीं देता। एक दिन वो जंगल में अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव के सभी लोग जंगल के अंदर एक जगह पर कूड़ा कचरा का करते थे। उस कूड़े कचरे में कमला अपने लिए खाना ढूंढ रही थी और जो भी उसे मिल रहा था वो उसे खा रही थी। तभी उसे किसी गाय के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है कोई जानवर यहाँ परेशानी में है, मुझे उसे ढूंढना होगा। कमला जानवरों से बहुत प्यार करती थी। उसे इंसानों पर इतना भरोसा नहीं था जितना उसे लगाव जानवरों से था। कमला को जंगल के अंदर एक अनोखी गाय दिखाई पड़ती है जिसके 2 पंख होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। आखिर ये गाय यहाँ जख्मी हालत में कैसे पड़ी है?
कमला तुरंत जंगल के अंदर से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उनका लेप उस बेचारी गाय के जख्मों पर लगा देती है, जिसके बाद कुछ ही देर में वो गाय ठीक हो जाती है। अब तुम बिल्कुल तरोताजा तंदुरुस्त हो गई हो। अब तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, कमला उसे जाने के लिए कह देती है। लेकिन फिर भी वो पंख वाली गाय कहीं नहीं जाती और उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। लगता है तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। कमला कूड़ा कचरे में से कुछ खाना ढूंढती है और गाय को खाने के लिए देती है, लेकिन उस गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके गिरे हुए आंसुओं से वहाँ खाना प्रकट हो जाता है। इतना स्वादिष्ट खाना, लगता है ये कोई मामूली गाय नहीं है, ये तो जादुई गाय है। कमला उसके ऊपर बैठ जाती है, जिसके बाद वो गाय अपने आप उड़ने लगती है। गाय की सवारी करके कमला को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद कमला के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे पास उड़ने वाली गाय है, तो क्यों न मैं इसकी मदद से लोगों को सवारी करवा के कुछ पैसे कमा लूं। ये सोचकर कमला पहले गाय से इसके बारे में पूछती है, जिसके बाद गाय खुशी खुशी अपनी सींग हिला देती है। उस दिन के बाद से कमला अपनी उड़ने वाली गाय के ऊपर गांव के लोगों को सवारी करा के उनसे पैसे लेना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसकी जिंदगी अच्छी खासी चलने लगती है और अब वो खुशी खुशी रहने लगती है। तुमने क्या किया उसके साथ? अरे मार दिया मैंने उन दोनों को, मार दिया। इस पूरे गांव में मेरे जितना अमीर कोई नहीं। वो मुझसे ऊपर जा रही थी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। वही दूसरी तरफ मेरा एक और कसूर है, मैं गांव के जानवरों पर बहुत अत्याचार करता हूँ, जिसके चलते वो सभी जानवरों को गांव से लेकर जा रही है। देखो, जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिलेगी, वो चुड़ैल तुम्हारा और इस गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी। आज की रात मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा। अघोरी की बात मानकर मुखिया वापस अपने गांव लौट जाता है और रात होते ही अघोरी गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने मंत्र के उपचार से चुड़ैल को वहां बुलाता है और उसे कहता है, बीते हुए कल मैं बहुत कुछ बुरा हुआ है तेरे साथ, लेकिन अभी तू इन सबको भूल जा। तो इस मुखिया को सजा देने के चक्कर में पूरे गांव को सजा दे रही है। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आई थी। एक हादसे में मेरा पूरा परिवार चला गया था। उसके बाद मैं बहुत गरीब हो गई। फिर मुझे यह अनोखी गाय मिली, इसने मुझे जीना सिखाया। अगर मुखिया मुझे मार देता तो ठीक था, लेकिन इसने मेरी गाय को भी मार दिया। अब मैं इसकी मौत से ही अपना बदला लूंगी। किसी को एक बार मारने से उसकी सजा बहुत कम हो जाती है। गांव वालों को मुखिया का सच पता चल गया है। उन्होंने मुखिया के खिलाफ रपट लिखवाई और उसे गिरफ्तार करवा दिया। मुखिया अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। इससे बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। अघोरी की ये बात सुनकर चुड़ैल को संतुष्टि मिलती है, जिसके बाद वो अपनी भूतिया उड़ने वाली गाय के ऊपर बैठकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।